रहे हैं। बंगला और सुरक्षा को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। क्या कहा है और क्यों राजनीति हो रही है, आइए समझते हैं। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। बिहार में बंगले पर तेज हुई सियासत, सुरक्षा परिवार पलटवार तक पहुंची और अब चीफ स्तर तक पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। लेकिन तेजस्वी यादव को सरकार की ओर से राबड़ी देवी को भेजे गए 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस और लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती का फरमान इतना खराब लगा कि उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी के लिए विवादित शब्द के इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। He is not a chief minister, he is a chief minister. तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने पलटवार किया। विजेंद्र यादव ने कहा, 9वीं फेल को क्या ज्ञान है? तो क्या कहेगा, आप ही बताइए क्या कहेगा। विरोधी जो मन बोलता है, 9वां फेल लड़का है तो उसको क्या ज्ञान है कौन शब्द का इस्तेमाल कर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का असर एक बार फिर से चर्चा में है और वार पलटवार का दौर तेज है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सीएम सम्राट चौधरी के लिए कहा है, उस शब्द का इस्तेमाल हम कर भी नहीं सकते, लेकिन नेताओं को एक सलाह जरूर दे सकते हैं कि कुछ भी बोलते समय कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल तो जरूर रखें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात खान सर उर्फ फैजल खान और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर की करते हैं। देखिए, पटना के कोचिंग विवाद में सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा, खासकर फैजल खान उर्फ खान सर के लिए। कोचिंग विवाद में गोली चलने के बाद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद अंडरग्राउंड चल रहे खान सर के लिए मंगलवार का दिन मंगल मैसेज लेकर आया। पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहां चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं। कोचिंग विवाद मामले में जहां एक तरफ खान सर को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञान बिंदु के निदेशक की गिरफ्तारी हुई थी, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उनके और उनके साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके 2-3 दिन के बाद खान सर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हुआ था। अब जबकि खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई है, लेकिन ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें कम आज नहीं हो पाई हैं। 2 जून को रात 10 बजे विवाद की शुरुआत हुई। खान जीएस में तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया गया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को वायरल वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड फायरिंग करते दिखा। पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी ही बदल गई।
दोनों गार्ड ने फायरिंग की बात को कबूल कर लिया। साथ में ये भी कहा कि खान सर ने ही गोली चलाने को कहा था। हालांकि खान सर की तरफ से बार बार कहा गया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई और वो पुलिस को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, खान सर गायब हो गए। इसके बाद से तमाम तरह की कयासबाजी चलती रही। आज के फैसले ने साफ कर दिया कि फिलहाल रोशन आनंद को राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन खान सर के लिए राहत वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा दे, बिहार में कोचिंग को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कोचिंग विवाद के बाद अब देखिए सरकार एक्शन में आ चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है और इस गाइडलाइन में खास तौर पर 3 बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहला है, स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग संचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा छात्रों की सूची जिला प्रशासन को सौंपे। तीसरा है, शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जरूरी है। तो देखिए अब कोचिंग संचालकों पर इससे कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सकेगा, यानी कि कोचिंग संचालक अब स्कूल के टाइमिंग में कोचिंग नहीं चला पाएंगे। और कोचिंग के विवाद के बाद ही ये एक्शन लिया गया है, जो कि बहुत जरूरी भी थी। एक्स पर ये पोस्ट और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सम्राट चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है और पोस्ट के जरिए ये बताया गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वहीं इसके अलावा देखिए और भी अनुशासन को लेकर के भी लिखा गया है। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता होगी। और साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्कूल के समय कोचिंग नहीं चला पाएंगे अब कोचिंग संचालक। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बिहार में कोचिंग विवाद को लेकर सरकार एक्शन में आई है और एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, और ये आदेश जो है वो खुद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि बिहार में विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर के शिक्षा विभाग के निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान जो है कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर भी लागू होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली महाविद्यालय शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में नियमावली तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो ये सबसे बड़ा फैसला है। कोचिंग एक्ट को लेकर के लगातार सवाल, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर जो कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी चाहते थे कि कोचिंग संस्थान को लेकर के एक्ट बने। और अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी है कि बिहार में कोचिंग एक्ट जो है वो बनाया जाए और इसके लिए नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को जो है वो निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता शिक्षण सुनिश्चित करना जो है वो हमारी प्राथमिकता होगी। ये इस ट्वीट में सोशल मीडिया पर जो उन्होंने जारी किया है उसके जरिए उन्होंने बताया है कि शिक्षा की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण करना बिहार सरकार की प्राथमिकता है और इसे किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में इसके साथ साथ एक चुनौती रहेगी सरकार के लिए कि शिक्षा का जो स्तर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। देखिए, उसी की बात है। आखिरी पंक्ति में जो हम बता रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता, इन तीनों चीजों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। क्योंकि अनुशासन रहेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पारदर्शिता रहेगी तो गुणवत्ता में सुधार होगा। और क्योंकि हाल के दिनों में देखा भी गया है कि कई कोचिंग संस्थान जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ जो है कोचिंग विवाद के बाद ये कार्रवाई और कह सकते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ा फैसला। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना से ये बड़ी खबर, बिहार में कोचिंग को लेकर देखिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे
बिहार में अपराध करके बच निकलना अब अपराधियों के लिए आसान नहीं है। सीतामढ़ी के सुंदर यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधियों को बिहार पुलिस ने उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर छिपे थे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। गुनाह का हिसाब सीधा और साफ। बिहार की पुलिस अपराधियों को नहीं करती माफ। सीतामढ़ी में मर्डर, ऋषिकेश में एनकाउंटर। पुलिस की रडार पर हर एक गैंगस्टर। बिहार में अपराध करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस राज्य की सीमा को पार करते ही आप महफूज हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सम्राट सरकार जीरो टॉलरेंस का संकल्प सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम है। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां के बहुचर्चित सुंदर यादव हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। बीती 18 मई 2026 को नानपुर थाना क्षेत्र के महुआगाछी गांव में सीएसपी संचालक सुंदर यादव की अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही 2 कुख्यात मुख्य आरोपी वसीम और अकरम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। अपराधियों को लगा कि वे बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड की वादियों में छिपकर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन वे भूल गए कि बिहार पुलिस की खुफिया नजरें हमेशा उन पर टिकी हुई थी। जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी ऋषिकेश में पनाह लिए हुए हैं, पुलिस ने तुरंत एक्शन प्लान तैयार किया। बिहार पुलिस और उत्तराखंड की दून पुलिस ने एक संयुक्त और सटीक ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी और वे घायल अवस्था में दबोच लिए गए। अब जरा जान लीजिए पूरा मामला है क्या। 16 मई को नानपुर में हत्या की वारदात हुई। गोलियों से भूनकर सुंदर यादव की हत्या की गई। कुख्यात वसीम और अकरम का नाम इसमें आया। नाम आने के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। ऋषिकेश में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की गई। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी ने एक साफ संदेश दे दिया कि बिहार का अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों न जाकर छिप जाए, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। फिलहाल दोनों आरोपी अस्पताल में पुलिस की कड़ी निगरानी में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। तूफान ने भीषण तबाही मचाई। सीतामढ़ी में पीपल का पेड़ एक घर पर गिर गया और इसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेतिया में कई बड़े पेड़ आंधी की आगोश में समा गए। झोपड़ी के ऊपर गिरे विशालकाय पीपल के पेड़ की टहनी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है। पीपल के इस पेड़ ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र की, जहां फूस के घर पर विशाल पीपल का पेड़ गिरने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। धनुषी टोला में परिवार के सभी लोग खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत का खतरा उनके ऊपर चुपके से मंडरा रहा है। अचानक सालों पुराना पीपल का पेड़ जड़ समेत उखड़कर घर पे जा गिरा और घर में सो रहे लोग इसके नीचे दब गए। हादसे में सिकंदर सहनी की पत्नी और 4 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। बहुत ही दुखद घटना है और मैं राज्य सरकार से और आज प्रभारी मंत्री आ रही हैं से बात करके जो भी सरकारी सुविधा संभव है वह उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयास करूंगा। पेड़ गिर गया घर पे, सब आदमी जब चिपा गए उसमें।
आप ही के घर के सब लोग? सब हमको घर का था। आप ही के लोग? कितने लोग की मौत हुई है? 5। आप भी उसी घर में थे? जी, ये भी उसी में थे। आप कैसे निकले थे? ये भी दबा गए थे। ताकत ऐसा है कि मतलब आदमी उसको काट के निकाला, पेड़ के तो निकल गया। अब तबाही की दूसरी तस्वीर देख लीजिए। बेतिया में भी तेज आंधी और पानी ने भारी तबाही मचाई। नरकटियागंज के खैरवा चौक की ये तस्वीर ही देखिए, कैसे एक विशालकाय पेड़ जड़ के साथ उखड़कर गिर गया। कुछ देर पहले पेड़ सीना ताने खड़ा था, लेकिन आंधी के आगोश में आकर ये पेड़ पल भर में जमीन पर आ गिरा। नरकटियागंज रामनगर मुख्य मार्ग पर करीब आधा दर्जन जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरने के बाद लोगों की आवाजाही बंद रही। भीषण गर्मी के बीच बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। मौसम के बदले मिजाज से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन ये तबाही भी अपने साथ लेकर आई। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। भागलपुर और आसपास के जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ कई मुश्किलें भी खड़ी कर दी। शहर में कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हुआ है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच देखिए, समाहरणालय परिसर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जिलाधिकारी कार्यालय के पास ही पार्किंग में खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक एक गाड़ी पर गिर गया और पेड़ गिरने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है। और बेगूसराय से इस वक्त की एक बड़ी खबर देखिए, मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। पूरा शहर कुछ ही देर में अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी, गरजते बादल और मूसलाधार बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन दूसरी ओर जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शहर की सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं और सिविल कोर्ट परिसर से लेकर के डीएम कार्यालय तक जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पोस्टर बैनर उखड़कर सड़क पर बिखर चुके हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबरें मिली हैं। और देखिए, मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के खिड़की में अचानक आग लग गई और अस्पताल कर्मियों ने आनन फानन में आग बुझाया है। कर्मियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। बिल्डिंग के पिछले भाग में पहले फ्लोर पर खिड़की में आग लगी थी और वहां पर नर्स ड्यूटी रूम में खिड़की में दरअसल नर्स ड्यूटी रूम की खिड़की में आग लगी थी। एडजस्टिंग फैन में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की थी। अस्पताल कर्मियों की तत्परता की वजह से तुरंत ही आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से किसी तरह की हालांकि कोई क्षति नहीं हुई है और स्थिति को सामान्य बताया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आग की शुरुआत हुई और जैसे ही आग विकराल रूप ले पाता, यहाँ पर तुरंत ही लोग एक्शन में आए और तत्परता की वजह से ही यहाँ पर एक और अग्निकांड होने से पहले ही बचा लिया गया है। एसकेएमसीएच का मामला है। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की खिड़की में आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और अस्पताल कर्मियों ने ही आनन फानन में आग बुझा लिया है। कर्मियों की तत्परता, सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी एक बड़ा अग्निकांड हुआ और उससे लोग उबर भी नहीं पाए कि एक और हादसा, इसकी तस्वीर। हालांकि देखिए, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अभी एक अग्निकांड से लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि ये दूसरा अग्निकांड होने से पहले हालांकि बचाया गया है, लेकिन बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी, कहीं न कहीं जिस तरीके का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, लगातार मशीनें चल रही हैं, तो मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी एसकेएमसीएच परिसर में जो बना है, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था, और उसी अस्पताल उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर नर्सिंग ड्यूटी रूम था, नर्स ड्यूटी रूम था, जिसमें जो एडजस्टिंग फैन है उसमें अचानक आग लग गई थी। और जैसे ही आग लोगों ने देखा, उसके बाद इसको लेकर शोर मचाया। हालांकि जो स्थानीय कर्मी थे, जो मौके पर मौजूद थे, आनंद फानन में उन्होंने सिलेंडर लेकर जो आग बुझाने का होता है उसको लेकर तत्काल जो है आग पर काबू पाया गया, और जिससे एक बड़ी घटना जो है वह टल गई है। एक तरफ जहां प्रसाद हॉस्पिटल में जो बड़ी घटना हुई उसको लेकर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग
कर रहा है, तमाम अस्पतालों की जांच हो रही है। लेकिन ऐसे में जब एक बार फिर अगलगी जैसी घटना होने जा रही थी, तो इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी अस्पतालों में भी अब इसको लेकर जांच की जाएगी। बिल्कुल प्रियांक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ और इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए, पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में प्रशासन की साख और निशाने पर एक बार फिर से सूबे की खाकी। बिहार में आखिर अपराधियों और असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि उन्हें अब कानून के रखवालों से भी डर नहीं लगता। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र का है, जहां एक आरोपी अजय राय को पकड़ने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए और उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी चकनाचूर कर दिया। इस छापामारी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। इसमें 5 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी आंशिक रूप से घायल हो गए हैं तथा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को दबोच जरूर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार में पुलिस बार बार पिट क्यों रही है। बैकअप फोर्स और दंगारोधी उपकरणों के साथ पुलिस क्यों नहीं जाती। उपद्रवियों को तितर बितर करने के पर्याप्त साधन क्यों नहीं होते। क्या पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर हो चुका है। जरा सोचिए, जो पुलिस आम जनता की सुरक्षा का दम भरती है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की रीढ़ पुलिस का इकबाल यानी उसका खौफ होता है, लेकिन जब वर्दी खुद लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचती है तो अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। पारू की घटना के बाद पुलिस भले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन ये कार्रवाई उस दाग को नहीं धो सकती जो खाकी की कमजोरी की वजह से सिस्टम पर लगा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुपौल में एक बार फिर नाव हादसे ने सबको दहला दिया। 24 लोगों से भरी नाव कोसी नदी की धार में पलट गई। हालांकि ग्रामीणों ने साहस दिखाया, कई लोगों को बचा लिया। देखिए रिपोर्ट। कोसी नदी के घाट पर लोगों की भीड़ जुटी है। हर किसी के चेहरे पर शिकन है। लोग नदी की तरफ देख रहे हैं। हर किसी की निगाहें हैरान हैं। ये तस्वीर है सुपौल के बनेनिया घाट की, जहां नाव हादसे ने एक बार फिर सबको दहला दिया। बनेनिया घाट से लगभग 24 से ज्यादा ग्रामीण नाव पर सवार होकर नदी पार पलार क्षेत्र में मूंग तोड़ने जा रहे थे। नाव जब नदी के बीच पहुंची तो हिचकोले खाने लगी। नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल साहस का परिचय दिया और 4 से 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बाकी लोगों की तलाशी जारी है। अभी तक ये साफ नहीं है कि और लोग लापता हैं या बाहर निकल गए। 20-25 आदमी रहे। वो साइड में जाकर भित्ता में जाकर नाव लागले। नाव लागे के बाद ओतऽ कूदका लगले। कूदकइये में नाव ओतऽ साइडे में नाव पे कितने लोग? 20-25 आदमी सब। हम मेरे ख्याल से 100 भी करेंगे। उसमें बच्चे भी शामिल थे? हाँ, बच्चे भी थे। नाव हादसे की वजह से साफ है कि नाव पर एक बार फिर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और इसी वजह से नाव डूब गई। बड़ा सवाल है कि हम बार बार हादसे से सबक क्यों नहीं लेते। नाव पर ज्यादा लोग क्यों सवार होते हैं। आखिर हम अपनी जिंदगी को ही दांव पर क्यों लगा देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बंदरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सरकारी डॉक्टर पंकज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सरकारी ड्यूटी छोड़कर एक निजी अस्पताल के आईसीयू की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। बीते गुरुवार की सुबह
इसी अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल भी हुए। आरोप यह है कि हादसे के वक्त डॉक्टर पंकज आईसीयू के प्रभारी थे, लेकिन वहां से वो गायब पाए गए। इस लापरवाही को लेकर ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और हालांकि कोर्ट से उन्हें 24 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। अब निलंबन की कार्रवाई हुई है। देखिए, ये सूचना मिली थी कि जो वो हैं वो 15 में भी पोस्टेड थे सरकारी डॉक्टर की तरह, तो इस पे हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जांच कराई थी, तो वो सत्य पाया गया है। तो इस पे जो सिविल सर्जन है उनको भी बोला भी गया है कि उचित इस पे जो है उन पे कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और करीब 15 से 16 लोग आज भी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, गंभीर रूप से जख्मी हैं। इस मामले में प्रशासनिक तौर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां अस्पताल को फिलहाल बंद तो करा दिया गया है, वहीं मामले में जो आईसीयू के डॉक्टर और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आईसीयू के डॉक्टर पंकज को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईसीयू के जो डॉक्टर पंकज हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वह बंदरा पीएचसी में भी कार्यरत है, यानी वह एक सरकारी डॉक्टर हैं, एक पीएचसी में वह चिकित्सक के रूप में कार्यरत है, लेकिन वह प्राइवेट प्रसाद अस्पताल में आईसीयू संभाल रहे थे। वो भी संभाल भी रहे थे तो घटना के वक्त वह ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। हालांकि बीते दिनों जब डॉक्टर पंकज और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो कोर्ट ने उन्हें तत्काल बेल भी दे दिया था, लेकिन अब यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों पर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर अस्पताल अग्निकांड में गाज गिरी है। देखिए, यहां पर पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित किया है। अस्पताल अग्निकांड में लापरवाही मामले में एक्शन लिया गया। सरकारी सेवा में रहते हुए निजी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। पीएचसी बंदरा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे और आग लगने की घटना के बाद जांच में यह खुलासा हुआ है और आग लगने से 7 लोगों की इसमें जान गई थी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने इस नई जिम्मेदारी को लेकर अपना उत्साह भी जाहिर किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि ये उनके लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती है। नामांकन के बाद उनसे बातचीत भी किया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सदस्य के तौर पे आपने नामांकन किया, कैसा लग रहा है? ये जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया, चाहे वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, कार्यकर्ता हों, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और पिताजी ने जो 20 साल का काम किया है विकास का, उसको आगे बढ़ाना है और जो भी उनके समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनने का सपना है उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? जी हाँ, अभी तो मंत्री का दायित्व दिया, फिर विधान परिषद के सदस्य का दायित्व मिल रहा है, तो मैं इसे ईमानदारी से निभाऊंगा। तो हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज।